Hello and welcome to online lectures of Melbourne Academy, and today we are going to do remaining part of geography 10th standard क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन। हम लोग ने लास्ट लेक्चर सेटलमेंट आर स्पास इन नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम आगे का कंप्लीट करने जा रहे हैं, दैट इज़ 24th आंसर। जिनके पास पीडीएफ है वो एक बार पीडीएफ चेक कर ले। अभी बहुत से स्टूडेंट का ये कंप्लेन आ रहा था कि पीडीएफ प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, तो पीडीएफ को मैं जो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हूँ, देयर आर 3 पीडीएफ्स। एक एसएससी के लिए है, एक एसएससी का स्पेशली पीडीएफ है, दूसरा साइंस 1 सिर्फ अलग से साइंस 1 है, और जो तीसरा है उसमें लैंग्वेज साइंस 2 और मैथ्स इंक्लूड है। तो ये तीनों चीज़ आप बराबर देख लो और उसके हिसाब से अपने पीडीएफ को अरेंज कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़, अर्बनाइजेशन इज लो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। दिल्ली और चंडीगढ़ के अलावा अर्बनाइजेशन जो है वो बाकी पार्ट्स में इंडिया में बहुत कम है। वाई, व्हाट इज द रीजन? लेट्स सी द रीजन। दिल्ली एंड चंडीगढ़ आर यूनियन टेरिटरी लाइंग इन अ फ्लैट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। दिल्ली और चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो फ्लैट सरफेस पे है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड हैज एंशियंट हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन, वाइल चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट वेल प्लान्ड सिटीज। तो ये दोनों सिटीज की अहमियत है। दिल्ली कैपिटल है इंडिया का एंड चंडीगढ़ सबसे पुराने, बहुत पहले से वेल प्लान्ड सिटी है। बोथ दिल्ली एंड चंडीगढ़ हैव गुड वाटर सप्लाई। इन दोनों शहरों में वाटर सप्लाई प्रॉपर है due to river Yamuna and Bhakra Canal. As compared to other cities in North India, both the cities have well developed infrastructure. नॉर्थ इंडिया में जितनी भी सिटीज़ है, ये दो सिटीज़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड और एडवांस है। गुड ट्रांसपोर्ट लिंक एंड अदर एमेनिटीज़। ट्रांसपोर्ट इन सिटीज़ में से किसी और सिटी में ट्रैवल करना बहुत ईजी है। यहाँ पे रोड फैसिलिटीज़ एकदम प्रॉपर है और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं इन सिटीज़ में पाई जाती है। फास्ट डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल सेंटर इन दिस प्लेसेस ऑफर हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लीडिंग टू अर्बनाइजेशन। जितना ज़्यादा ये सिटीज़ डेवलप हो रही है उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, लोगों को काम मिल रहा है एंड इस वजह से ये जगह धीरे धीरे अर्बनाइज हो रही है। एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़, अर्बनाइजेशन इज लो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। यही रीज़न है। नाउ लेट्स सी next question, that is per capita land availability is more in Brazil as compared to India। मतलब पर कैपिटा लैंड जो है वो ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा है और इंडिया में लैंड जो है वो बहुत कम है। इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ लैंड ऑफ ऑल वर्ल्ड। पूरे दुनिया का 2.4% लैंड इंडिया में है एंड सपोर्ट 17.5 वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब पूरे वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन में से 17.5% सिर्फ इंडिया में ही है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम ब्राज़ील का देखें, ब्राज़ील ऑक्यूपाई करता है 5.6% लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का उसके पास 5.6% हिस्सा है और उस हिस्से में लोग जो रहते हैं वो है सिर्फ 2.75%। ठीक है। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, एवरेज में अगर हम सब लोगों को मिलाकर, बहुत जितने भी लोग हैं इंडिया में उन सबको अगर लाइन से खड़ा किया जाए एक साथ, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन आएंगे। और वहीं पे अगर हम ब्राज़ील का देखें तो सिर्फ 23 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आएंगे। तो ब्राज़ील का पॉपुलेशन जो है वो इंडिया से बहुत ही ज़्यादा कम है। ब्राज़ील पॉपुलेशन इज लेसर देन इंडिया बट इट ऑक्यूपाइज लार्जर लैंड एरिया देन इंडिया। लेकिन इसका जो लैंड एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा है और इंडिया का लैंड एरिया बहुत कम है। सो द पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी इज मोर इन ब्राज़ील एज कंपेयर टू इंडिया। यही रीज़न है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देयर इज मिक्स्ड इकोनॉमी इन ब्राज़ील एंड इंडिया। ब्राज़ील और इंडिया में हम मिक्स्ड इकोनॉमी देख सकते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बहुत मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जिस देश में सिर्फ अमीर लोग पाए जाते हैं। तो ये जो दोनों कंट्री है, यहाँ दोनों का कंट्री का जो इकोनॉमिक है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मतलब गरीब भी है यहाँ पर, मिडिल क्लास भी है, एज वेल एज बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी है। In a mixed economy, there is coexistence of public sector and private sector. In Brazil, sector like health, banking, telecommunication, railways, airways are owned and managed by both पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी का एक और मीनिंग है जिस देश में
जितने भी कंपनीज, जितने भी फैक्ट्रीज या जो भी सुख सुविधाएं दी जा रही है वो दोनों ओन करते हैं। गवर्नमेंट भी ओन करती है और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी ओन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे, इंडिया में रेलवे की बात करें तो रेलवे जो है वो ओन करता है गवर्नमेंट, और वहीं पे मेट्रो जो है वो ओन करता है रिलायंस। तो रिलायंस जो है वो प्राइवेट कंपनी है एंड रेलवे जो ओन कर रहा है वो गवर्नमेंट कंपनी है। सो दोनों तरह की कंपनीज चल रही है साथ में। दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसा ही ब्राजील में हेल्थ, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, एयरवे ये मैनेज करते हैं दोनों मिलकर। पब्लिक सेक्टर की भी कुछ चीजें हैं और प्राइवेट सेक्टर की भी कुछ चीजें हैं। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट। In Indian Railway is largely a public sector, whereas all other sector are owned and managed by both private and public sector. So it is said that there is a mixed economy in Brazil and India. इंडिया में भी कुछ चीजें प्राइवेट लोगों के हाथ में है और कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इसीलिए इंडिया और ब्राजील दोनों में मिक्स्ड इकोनॉमी देखा जा सकता है। Next we will see that is ecotourism is being developed more in Brazil. Now what is ecotourism? Economic tourism. tourism से पैसा आता है, टूरिज्म के वजह से ही देश को ज़्यादा पैसा आता है, तब इस चीज़ को इकोटूरिज्म कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है ब्राज़ील में। इकोटूरिज्म मीन्स रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैवल नेचुरल एरियाज विदाउट कॉजिंग डैमेज टू एनवायरनमेंट। इकोटूरिज्म का एक और मतलब है, इससे हमको पैसा भी आता है। एज वेल एज इकोटूरिज्म में हम टूरिज्म कंडक्ट करते हैं बट हम एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं करते हैं, एनवायरनमेंट को कुछ भी इफेक्ट नहीं किया जाता। Brazil has the largest number of vegetation species in the world including Amazon, the largest rainforest of the world and great diversity of wildlife. Amazon जो है वहाँ का सबसे बड़ा जंगल है जहाँ पे बहुत अलग अलग प्रजाति के वेजिटेशंस मिलते हैं। यहाँ पे लोग टूरिज्म करने जाते हैं बट यहाँ पे लोग आसपास के एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करते। इट हैज़ क्लीन white sand beaches, attractive sea coast, beautiful island and orchids. यहाँ पे बहुत सारे बीचेस देखने मिलते हैं, सी कोस्ट, आइलैंड्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे सुंदर तरीके से हमें देखने मिलते हैं ब्राज़ील में। लुकिंग एट द सेंसिटिविटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन ब्राज़ील, इको टूरिज्म इज बीइंग डेवलप्ड हियर। अगर इको टूरिज्म कंडक्ट नहीं किया जाएगा तो जो टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं वो यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को खराब कर देंगे, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वाइल्ड लाइफ को हार्म कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए इको टूरिज्म को ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है और इको टूरिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इंटरनल वाटरवेज आर नॉट डेवलप्ड इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में इंटरनल वाटरवेज अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। व्हाट इज द रीजन? इंटरनल वाटरवेज क्या होता है? इंटरनल वाटरवेज हमारे पूरे कंट्री के अंदर जो छोटे छोटे रिवर्स होते हैं उनके ऊपर से शिप्स को जब रन किया जाता है बिटवीन द स्टेट्स, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करने के लिए जब वाटर को यूज किया जाता है तो उसको वाटरवे कहा जाता है एंड इंटरनल वाटरवे कहा जाता है। इंटरनेशनल वाटरवे मतलब हम जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री बाय वाटर विजिट करते हैं तब उसको इंटरनल वाटरवेज बोलते हैं, और जब हम कंट्री के अंदर ही वाटरवे को यूज करते हैं उसको इंटरनल वाटरवे बोलते हैं, जो कि ब्राज़ील में बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। व्हाट इज द रीजन? लेट्स सी द आंसर। मोस्ट ऑफ द रिवर इन ब्राज़ील फ्लो विथ हाई स्पीड। यहाँ पे ज्यादातर जितने भी रिवर्स है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड में फ्लो करते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ मेनी रिवर इज वेरी ह्यूज। यहाँ से पानी जो है बहुत तेजी से ओशियन की तरफ निकलता है। ये जो रिवर्स है ये ओशियन को जाके मिक्स हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा लेवल पे यहाँ से पानी डिस्चार्ज होता है। इन ब्राज़ील रिजिड टेपोग्राफी इज फाउंड एट मेनी प्लेसेस नियर रिवर बेसिन। ब्राज़ील में रिजिड टोपोग्राफी देखने मिलता है हमको, मतलब यहाँ पे रिवर बेसिन्स जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पानी ऑटोमेटिकली, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पानी रिवर्स में भर जाता है या फिर कभी कभी एकदम सूखा हो जाता है। Many of the areas in near river are inaccessible, और घना जंगल होने के वजह से इन रिवर्स को एक्सेस करना भी बहुत मुश्किल है, मतलब इन रिवर्स तक जाना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। Therefore, internal waterways are not developed in Brazil. इसी वजह से इंटरनल वाटरवेज जो है वो ब्राज़ील में डेवलप्ड नहीं हुए हैं। A dense network of railway has developed in North Indian plain. तो जो डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, मतलब रेलवे का जो ट्रैक्स है, रेलवे का जो नेटवर्क है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज द रीज़न? द नॉर्थ इंडियन प्लेन आर फ्लैट प्लेन लैंड विद डेंस पॉपुलेशन। ये नॉर्थ इंडियन प्लेन जो होते हैं ये एकदम फ्लैट लैंड होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर पहाड़ी इलाके होते तो लोग कम रहते हैं, लेकिन जब कोई प्लेन जगह होती है तो लोग ज़्यादा रहते हैं।
ड्यू टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड हियर। यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, मतलब एग्रीकल्चर से जो इंडस्ट्रीज चलती है वो इंडस्ट्रीज यहाँ पर ज़्यादा है। Thus there is high demand for transportation, especially railway for movement of freight and passenger। इसीलिए यहाँ पे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवेज का होना बहुत ज़रूरी है, एंड इसी वजह से यहाँ पे रेलवे का जो ट्रैक्स और नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। Now we will see the next one. Development of transport is important for country's progress। जितना हम किसी कंट्री के ट्रांसपोर्ट को सुधारेंगे उतना उस कंट्री का प्रोग्रेस बढ़ेगा। क्यों ऐसा होता है? ट्रांसपोर्ट मोड्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होता है, हम ह्यूमन, एनिमल और सामान सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एनेबल सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या होता है, हम लोग सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। सोशल यानी कि हम और ज़्यादा चीज़ों के करीब आ जाते हैं। पहले जो डिस्टेंस हमको दूर लगता था, लेकिन ट्रांसपोर्ट की वजह से वो डिस्टेंस कम हो जाता है। इकोनॉमिकली हर रीजन जो है वो डेवलप होता है जब एक जगह को दूसरी जगह से मिक्स मैच करा दिया जाता है, मिला दिया जाता है बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो दोनों जगह का डेवलपमेंट एक साथ होने लगता है। रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, डोर टू डोर सर्विस। रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से डोर टू डोर सर्विस भी पॉसिबल है, मतलब हम हर एक इंडस्ट्रीज के पास जाके सामान ट्रांसफर कर सकते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड बल्की गुड। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान होता है, बल्क सामान होता है, तो उसके लिए रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हमको इंटरनेशनली कोई सामान पहुंचाना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो सबसे बेस्ट चीज़ होता है वाटर ट्रांसपोर्ट एंड सुटेबल फॉर बल्की गुड। जो भारी सामान होते हैं, बल्की सामान, उनके लिए ये चीज़ सुटेबल है। एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आप प्लेन में किसी सामान को पहुंचाते हो, विद इन एन आवर्स, कुछ घंटों के अंदर वो दूसरे कंट्री में पहुंच जाता है। तो किसी भी कंट्री को अगर डेवलप कराना है, उसका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा कराना होता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी रिलाई ऑन सी रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। हम सी रूट्स पे रिलाई करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। जब भी कंट्री के बाहर या कंट्री के बाहर से कोई सामान हमको लाना रहता है, वी रिलाई ऑन सी रूट्स बिकॉज ये सबसे कन्वीनियंट और सबसे ईजिएस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वाटरवे इज द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर बल्की एंड पेरिशेबल गुड्स। ऐसे सामान जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जैसे मिल्क का लाइफ बहुत कम होता है, मिल्क बहुत जल्दी पेरिश हो जाता है। वेजिटेबल्स, सी फूड्स, फ्लावर्स, इनकी लाइफ बहुत कम होती है। अगर इनको लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाना है, ये बहुत ज़्यादा बल्कि भी होते हैं, मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में भारी सामान होता है, तो इनको प्लेन में लाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो एक ही रास्ता बचता है, दैट इज़ वाटरवे, शिप्स और वेसल्स के जरिए। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, हम या तो सामान इंपोर्ट करते हैं या तो हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल। इंडिया के आसपास जो बड़े बड़े ओशियंस है, जो बड़े बड़े पानी के रिवर्स है, वो है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। देयरफॉर वी हैव लॉन्ग कोस्ट लाइन। इसीलिए इंडिया का कोस्ट लाइन जो है वो बहुत ही बड़ा है, वो तीनों साइड से घिरा हुआ है, नीचे का पूरा साइड जो है वो घिरा हुआ है। सो वी रिलाई ऑन सी रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इसीलिए इंडिया सबसे ज़्यादा रिलाई करता है सी रूट्स पे ऊपर अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। एंड स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द गिव रीजन्स। सारे गिव रीजन्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आंसर इन डिटेल। ये भी पेपर में आपको आने वाला है। आंसर इन डिटेल में पहला क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री। आप फैक्ट्री में फील्ड विजिट करने जा रहे हो। फील्ड विजिट मतलब आप सबको मालूम होगा, हमारे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। फील्ड विजिट में क्या होता है, हम लोग हमारे स्कूल या कॉलेजेस से किसी जगह पर जाते हैं और उस जगह को देखकर उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं, ताकि वो रिपोर्ट आगे चलकर बाकी लोगों को यूजफुल हो।
तो इस बार हम जो है वो फैक्ट्री विजिट कर रहे हैं, और फैक्ट्री में जाने के बाद आप फैक्ट्री के ओनर से या वहाँ पे किसी इंसान से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसका एक लिस्ट बनाना है। मैं क्वेश्चंस रीड आउट करूँगा और आप समझ जाओगे ऑटोमेटिकली। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। टोटल 12 क्वेश्चंस दिए हैं, आप एनी 10 क्वेश्चंस बना सकते हो, कोई भी 10 क्वेश्चन आपको बनाना है। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फैक्ट्री, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री, ये लोग फैक्ट्री कहाँ पर है, विच प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में किस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज टू मेक द फाइनल गुड, रॉ मटेरियल मतलब इन लोग जो भी सामान बनाते हैं उस सामान को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, उसको रॉ मटेरियल कहा जाता है। वेयर डू द रॉ मटेरियल कम फ्रॉम, उनको ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है। इन द मार्केट इज द फाइनल प्रोडक्ट सोल्ड, कौन से मार्केट में इस प्रोडक्ट को बेचा जाता है, मतलब कहाँ पर इसको ज़्यादा बेचा जाता है। हाउ मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड, इस बिजनेस में, इस फैक्ट्री में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने लोग काम कर रहे हैं। डू यू हैव एनी शिफ्ट फॉर योर एम्प्लॉयज़, क्या आपके फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ के लिए शिफ्ट है। व्हाट आर देयर टाइमिंग्स, आप टाइमिंग पूछ सकते हो। व्हाट सेफ्टी मेजर्स डू यू अडॉप्ट फॉर योर स्टाफ, आप आपके स्टाफ के लिए कौन से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हो। What precautions have been taken to prevent a fire hazard, आपने क्या क्या सावधानी रखी है, अगर आग लगे तो आग लगने से पहले, आग अगर लग जाए तो आपके पास क्या क्या प्रिपरेशन है, क्या प्रॉपर एक्सटिंग्यूशर है आपके पास कोई फायर एग्जिट है, ये सारी चीज़ें आपको पूछनी है। What procedures have been taken to prevent or reduce environmental pollution, अब जहाँ पर फैक्ट्री होता है, हर फैक्ट्री छोटे या बड़े लेवल पे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, तो आपको पूछना है कि ये फैक्ट्री एनवायरनमेंट का पोल्यूशन कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रही है। व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, तो इनके फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता है, क्या कैसे इन लोग ट्रक यूज़ करते हैं, टेम्पो यूज़ करते हैं, या फिर कैसे इनके फैक्ट्री में सामान आता है, और जब सामान बन जाता है तो कैसे इन सामान को फैक्ट्री के बाहर लेके जाया जाता है लोगों तक पहुँचाने के लिए। And then there is the next question of answer in detail. What item will you take with you for field visit, ये क्वेश्चन बहुत बार ज़्यादा टाइम्स रिपीट होता है, ये एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता ही आता है। What item will you take with you for field visit, अगर आप फील्ड विजिट करने जा रहे हो तो अपने साथ आप क्या लेकर जाओगे। आंसर, we will take the following item with us for the field visit, तो क्या क्या चीज़ें लोगे, आप लोगे नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैमरा, बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे दूर की चीज़ों को और नज़दीक से देखा जा सकता है, एक्सेट्रा, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपके साथ और भी क्या चीज़ें होंगी, मैग्नेटिक कंपास होगा, कंपास को यूज़ किया जाता है डायरेक्शंस देखने के लिए। जीपीएस एनेबल्ड मोबाइल फ़ोन, इसका यूज़ होता है अगर आप कहीं पर खो गए तो इस डिवाइस को यूज़ करके आपको बाकी लोग ट्रेस कर ढूंढ सकते हैं, आपको ट्रेस किया जा सकता है इससे। एंड ऑल्सो अ मैप टू नो द डायरेक्शन एंड लोकेट वेरियस प्लेसेस, आपके साथ मैप होगा जो आपको डायरेक्शंस बताएगा। आपके पास प्रॉपर आई कार्ड होना चाहिए, वाटर बॉटल, कैप, बिकॉज धूप का टाइम होता है, दिन में धूप बहुत निकलता है, तो आपके पास कैप होना चाहिए। एंड फर्स्ट एड बॉक्स आर मस्ट, आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स भी होना ज़रूरी है। जिप लॉक बैग फॉर कलेक्टिंग सैंपल, जिप लॉक बैग वो होता है जिसमें डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर हमको जिसके अंदर दवाई देता है, वी से इट जिप लॉक बैग, तो जिप लॉक बैग इज़ वेरी कंपलसरी, वहाँ से हम जो चीज़ें कलेक्ट करेंगे सैंपल के तौर पे उसको हम जिप लॉक में रखते हैं। पुलिस जब कोई एविडेंस कलेक्ट करती है, आपने मूवी में देखा होगा, पुलिस जब भी कोई एविडेंस कलेक्ट करती है तो ऐसा ही जिप लॉक बैग यूज़ करती है जिसके अंदर वो एविडेंसेस रहते हैं। Then carry a questionnaire and information booklet about the place to be visited, आपके साथ आप कुछ क्वेश्चंस बनाओगे, जैसा क्वेश्चंस हमने ऊपर देखा फैक्ट्री विजिट का, आप जहाँ पर जिस कंडीशन में जा रहे हो, फैक्ट्री जा रहे हो, कोई इंस्टीट्यूशन जा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हो, रिवर, माउंटेन, कहाँ पर भी जा रहे हो, वहाँ के लिए आपको एक क्वेश्चनरी पहले से बनाकर रखना है और वहाँ पे जाने के बाद उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करनी है। एज वेल एज वहाँ पे घूमने के लिए जो चीज़ें फेमस होती है या कुछ भी फेमस होता है उसका एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट आपके पास होना चाहिए। कैरी सम बैग टू डिस्कार्ड एनी थ्रैश, आप वहाँ पे जाकर कचरे नहीं फैलाओगे, कचरों को आपके खुद के कचरे खुद रखोगे, जिसके लिए आपको कुछ बैग्स कैरी करने होंगे, आपके जो भी कुछ गार्बेज मटेरियल होगा, जो भी कुछ आपका कचरा होगा वो आप उस बैग के अंदर डालकर रख सकते हो। नेक्स्ट आंसर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट,
आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट, आपको फील्ड विजिट का इम्पोर्टेंस आउटलाइन करना है। ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल ऑफ हाउ फील्ड विजिट इंक्रीज जोग्राफिकल नॉलेज। फील्ड विजिट करने से हमारा जोग्राफी में नॉलेज कैसे बढ़ता है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, ज्योग्राफी इज अ साइंस टू बी लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। ज्योग्राफी एक ऐसा साइंस है जिसको हम ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हैं, मतलब देख कर सीख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देख कर सीखना। Field study gives us an opportunity to get first-hand information of the new place having different location, climate and landform। तो field visit एक ऐसा जरिया है जिसमें हमें opportunity मिलता है कि हम अलग अलग लोकेशन पे विजिट करें, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का लैंड फॉर्म स्टडी करें। स्टूडेंट लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर एंड हाउ मैन अडॉप्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंगली। हम जब फील्ड विजिट करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि जो जगह जैसी होती है, इंसान का रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका वैसा हो जाता है। अगर हम पहाड़ी इलाके पर जाएंगे तो वहाँ पे लोगों का खाने पीने का तरीका, खाने पीने का पैटर्न अलग होता है। और अगर हम ऐसी जगह पर जाए जो कि एकदम सी लेवल के पास है, जो नदी के किनारे लोग रहते हैं, उनके खाने में आप देखोगे कि फिश ज़्यादा इंक्लूड होता है। तो कैसे जोग्राफिकल एरिया लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो मज़ा आता है देखने में जब हम फील्ड विजिट करते हैं। एंड दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ लोकल पीपल। हमको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, हम वहाँ के लोगों के साथ जाकर बात कर सकते हैं, नए नए लोगों से मिल सकते हैं। नो अबाउट देयर कल्चर, उनके कल्चर के बारे में जान सकते हैं, उनका फूड, उन लोग क्या खाते हैं, उनका क्लोथिंग, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, एंड उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम सुन सकते हैं, एंड इन फ्यूचर उनके सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग दिस रीजन एंड देयर स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग ऑल्सो इम्प्रूव। ये सब देखने के बाद स्टूडेंट्स का नॉलेज काफ़ी बढ़ जाता है, उनका ऑब्जर्वेशन और उनका रीजनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ओके, then we will see next one, what problem did Brazil and India face after independence। independence के बाद ब्राज़ील और इंडिया को कौन से problems face करने पड़े। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 century। इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था 1.5 century तक, एंड गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। इट फेस्ड सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 वॉर। इंडिया ने फेस किया है 3 बार वॉर फेस किया है। फेमाइन सिचुएशन, सूखापन पड़ जाता था इंडिया में, बहुत ज़्यादा सूखा आ जाता था। आपने लगान मूवी अगर देखी है तो उसमें ये कंडीशन बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इन वेरियस पार्ट एंड सिमिलर इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस। ब्राज़ील गेन्ड इट इंडिपेंडेंस इन 1822। ब्राज़ील ने इंडिपेंडेंस गेन किया है 1822 में, आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ पोर्टुगीज रूल। 3 सदियों बाद, 3 centuries के बाद पोर्टुगीज रूल से उनको छुटकारा मिला। इसके पहले ब्राज़ील के ऊपर भी पोर्टुगीज रूल करते थे। From 1930 to 1985, for more than a half century, it was under populist military government। 1930 और 1985 के बीच ब्राज़ील के जो लोग हैं वो मिलिट्री गवर्नमेंट के रूल में रहते थे। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था, पुलिस, प्रशासन, प्राइम मिनिस्टर, कुछ नहीं था, प्रेसिडेंट रूल पे ये कंट्री चलता था। एंड इट हैज़ फेस्ड ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन लेट 20th century। इस कंट्री ने बहुत ज़्यादा ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ को फेस किया है। Thus, both India and Brazil faced many problems after post independence। इंडिया और ब्राज़ील ने इंडिपेंडेंस के बाद ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट आंसर होगा ये, हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर फ्रॉम सेकेंड चैप्टर। हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन के हिसाब से ब्राज़ील और इंडिया अलग अलग क्यों है। सो चलो देखते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। इंडिया जो है वो लोकेट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है। whereas some part of Brazil lies in northern hemisphere and most of it lies in the southern hemisphere। ब्राज़ील इतना बड़ा है कि उसका थोड़ा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और बाकी पूरा ज़्यादा हिस्सा जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया एंटायरली लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया का पूरा पार्ट जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। whereas ब्राज़ील लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वहीं पे ब्राज़ील जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे
लाई करता है? इंडिया लाई इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया वेयर एज ब्राजील लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, इंडिया जो है वो लाई करता है एशिया कॉन्टिनेंट में, और ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? ब्राजील लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। ओके, इंडिया लाइज इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, एशिया में साउथ साइड में इंडिया को देखा जा सकता है, वेयर एज ब्राजील लीव्स इन नॉर्थ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका के नॉर्थ साइड में पाया जाता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको प्रॉपर डिटेल में समझ में आ गया होगा। सो आपका होमवर्क जो है, आपका होमवर्क ये होगा, जितने भी आंसर्स आज हमने डिस्कस किए हैं वो आप वन टाइम नोटबुक में लिखोगे देखकर, एंड उसके बाद सेकेंड टाइम बिना देखकर, इन्हीं आंसर्स को लर्न करके बिना देखकर खुद की टेस्ट देने की कोशिश करोगे, जिससे आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो बेटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही एक नए एपिसोड, एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।